आज हम लोग इकोनॉमिक्स का 4th क्लास अपलोड करने जा रहे हैं। इस क्लास में हम लोग पहले एक टॉपिक कवर करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में मिनिमम 4 मार्क्स का रहेगा। संदीप गर्ग बुक से ये चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल कितने क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके टीचर पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड। थर्ड क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट आर द वेरियस मॉनेटरी पॉलिसी टू चेक एक्सेस डिमांड। व्हाट आर द वेरियस मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, या हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और एक्सेस डिमांड। ये तीनों क्वेश्चन जो हम फोर्थ में बोले हैं, कुछ भी पूछा जाएगा आंसर एक ही तरीके से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर दी फिस्कल पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर दी मॉनेटरी पॉलिसी टू चेक डिफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशन। और 7th क्वेश्चन है व्हाट आर दी फिस्कल पॉलिसी टू कंट्रोल डिफ्लेशन और डिफिशिएंट डिमांड। ये 7 क्वेश्चंस टोटल है। सबसे पहले हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि एक आंसर जो हम याद करेंगे उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम दूसरे आंसर में भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन के समय इतना टाइम नहीं है कि अब सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाया जाए। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड। नोट्स डिस्क्रिप्शन में भेज दिया जाएगा। अभी बच्चे सिर्फ लेक्चर पे फोकस करें। एक्सेस डिमांड का डेफिनेशन, इट रेफर टू सिचुएशन व्हेन एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड, इट रेफर टू सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment level of output in the economy. Full employment level of output means the level of output at which all the resources are fully employed. It refers to situation when aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy. सिर्फ सुनना नहीं है, याद कर लेना है। इट रेफर टू ए सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ग्रेटर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। और जब इसके बाद हम डिफिशिएंट डिमांड का डेफिनेशन लिखेंगे तो इसी एक्सेस डिमांड के डेफिनेशन में सारी बातें वही रहेंगी, बस एक मोर के बदले लेस आ जाएगा, जिसको हमने इस तरह ब्लैंक करके छोड़ दिया है। इट रेफर टू सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment level of output in the economy. Second point, due to excess demand inflationary gap, IG जो हम लिखे हैं इन शॉर्टकट में उसका फुल फॉर्म है इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड के चलते सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप एराइज होता है, डिफिशिएंट डिमांड के चलते डिफ्लेशनरी गैप एराइज होता है। उसका जिसके डायग्राम को बढ़िया से प्लॉट कर लेना है। फोर्थ पॉइंट है इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड प्राइस विल इंक्रीज, डिफिशिएंट में जस्ट अपोजिट कर देना है, प्राइस विल डिक्रीज। एक्सेस डिमांड में नो इफेक्ट ऑन आउटपुट, आउटपुट विल डिक्रीज।
नो इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। उसके बाद हम लास्ट में इसमें दो डेफिनेशन लिख दिए हैं। ये डेफिनेशन इन्फ्लेशनरी गैप का है। ये किसका डेफिनेशन है? इन्फ्लेशनरी गैप का। और ये डेफिनेशन किसका है? डिफ्लेशनरी गैप का। इसको याद करने से क्या फ़ायदा होगा कि अगर एग्जाम वाले ने एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड नहीं पूछ करके इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप पूछ दिया तो हम डिफाइन क्या करेंगे? इन दोनों को डिफाइन करेंगे, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी को। फिर हम एक्सेस और डेफिसिट को डिफाइन नहीं करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट में क्या चेंज कर देंगे? ड्यू टू इन्फ्लेशनरी गैप एक्सेस डिमांड इज क्रिएटेड, या इन सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप एक्सेस डिमांड इज क्रिएटेड, इन सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप डिफिशिएंट डिमांड इज क्रिएटेड। बाकी पॉइंट्स को आपको सेम रखना है, डायग्राम को सेम रखना है, दोनों जगह आंसर काम आ जाएगा। जो बच्चे बिल्कुल ही कम जानते हैं, बस पास के लिए पढ़ रहे हैं, किसी तरह से 80 में 27 मार्क्स आ जाए, उनसे कुछ याद ही नहीं होता है, ठीक है। वैसे बच्चों को अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड, डेफिनेशन भी नहीं याद कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए सजेशन है कम से कम याद कर ले। प्राइस विल इंक्रीज, प्राइस विल डिक्रीज, नो इफेक्ट ऑन आउटपुट, आउटपुट विल डिक्रीज, नो इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। ब्लैंक छोड़कर आने से बढ़िया है कम से कम ये डिफरेंस भी याद रखें। ये सब एमसीक्यू में भी आ सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड? एक्सेस डिमांड, डिफिशिएंट डिमांड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो ये डिफरेंस याद रखने से हम वहां भी आंसर कर सकते हैं। मीन्स जो बच्चा ये डिफरेंस याद कर लेगा उसको मेरा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों आंसर इसी में है। ये जो मार्क किया हुआ है ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड? तो जब उसको एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट लिखना है तो वो ये लिख दे, प्राइस विल इंक्रीज, नो इफेक्ट ऑन आउटपुट, नो इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। डेफिशिएंट डिमांड का इफेक्ट लिखना है, प्राइस विल डिक्रीज, आउटपुट विल डिक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। और थर्ड क्वेश्चन सिर्फ नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। सारे बच्चे सिर्फ एक बार सुन लेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि हम बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये पॉलिसी क्या होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्रेडिट को कंट्रोल करने का, मतलब इकोनॉमी में पैसे को कंट्रोल करने का वो सारा मेथड है जो हमारे कंट्री में आरबीआई के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी आर दोज पॉलिसी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल which is adopted by RBI. Fiscal policy are those policy of credit control which is adopted by government. इजी हो गया। एग्जाम्पल लिख देंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या मेथड आते हैं। कुछ मेथड हम बता देते हैं, ऐसे बच्चों को बहुत मेथड पता रहता है। बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट। फिस्कल पॉलिसी में क्या मेथड आता है? टैक्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक लेंडिंग, और एक इम्पैक्ट याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी जनरली बिजनेस क्लास को अफेक्ट करता है, बट फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट होल इकोनॉमी पे होता है। सब लोग बताते हैं बच्चों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हम ये बता रही है लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी नहीं आया आज तक बोर्ड में, कभी नहीं आया। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, ठीक है। बस इसको सुनना है, जितना बात याद रहे बढ़िया है, नहीं याद रहे कोई बात नहीं। लेकिन 1 और 2 को कवर करने के लिए ये जो डिफरेंस का डिस्क्रिप्शन हम डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में जो ये डिफरेंस बिटवीन का नोट्स डालेंगे, उसको ध्यानपूर्वक सबको पढ़ लेना है ना। अब इम्पॉर्टेंट बात शुरू। एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 6, डिफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। बार बार बता चुके हैं, एक्सेस डिमांड के बदले कभी इन्फ्लेशन वर्ड लिख दे, डिफिशिएंट डिमांड के बदले डिफ्लेशन वर्ड लिख दे, उससे कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले बच्चे थोड़ा सा समझेंगे ट्रिक याद रखने का।
सबसे पहले हम बता रहे हैं वेरियस मॉनेटरी पॉलिसी टू चेक इन्फ्लेशन, वेरियस मॉनेटरी पॉलिसी टू चेक इन्फ्लेशन, वेरियस मॉनेटरी पॉलिसी टू चेक डिफ्लेशन। पॉलिसीज तो वही रहेंगे, इनको अप्लाई करने का तरीका बदल जाएगा। जो 6 पॉलिसी यहाँ लिखा हुआ है वही 6 पॉलिसी हमने नीचे लिखा है। कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सेम पॉइंट, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशन। बात यहाँ समझने का ये है कि कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट आर दी वेरियस मेथड टू चेक इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी में। कोई भी एक पॉलिसी लिख दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इससे इन्फ्लेशन कैसे करेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सपोज क्वेश्चन आ गया, डिफाइन इन्फ्लेशनरी गैप, डिस्कस रोल ऑफ CRR in controlling it। मीन्स सिर्फ आपको CRR वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर लिखने का देखिए तरीका क्या होना चाहिए। किसी भी पॉइंट को एग्जाम में एक्सप्लेन करने आ जाए तो सबसे पहले उस पॉइंट का डेफिनेशन लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके अब बताइए टीचर को कि इस पॉलिसी में CRR को इंक्रीज किया जाएगा या डिक्रीज किया जाएगा। अगर बैंक रेट आ गया, पहले बैंक रेट का डेफिनेशन लिखिए, फिर बताइए कि बैंक रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। रेपो रेट आ गया, डेफिनेशन लिखना है, फिर बताना है इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन तो बाद का बात है। तो इसके लिए हम बच्चों को एक याद कराने का तरीका बताएंगे। हमने 6 पॉलिसी बताया, छठे पॉलिसी को हटा दीजिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन को रिमूव कर दीजिए। बाकी के 5 पॉलिसी का एक बहुत अच्छा फीचर क्या है कि अगर आप उस पॉलिसी को इन्फ्लेशन के समय यूज करना चाहते हैं तो इन सभी में आपको इंक्रीज ही लाना होगा। कोई कभी टीचर MCQ में क्वेश्चन पूछ ले कि इन सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन कैश रिजर्व रेशियो इज इंक्रीज्ड, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। अगर इन्फ्लेशन है तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो पहला 5 पॉलिसी है उन सब में हमेशा क्या लिखना होगा? इंक्रीज लिखना होगा। अगर डिफ्लेशन है तो उसमें हमेशा क्या लिखना होगा? आपको जब हम MCQ प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा, अपने दिमाग में इसका आंसर सोचिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन? बैंक रेट डिक्रीज, रेपो रेट डिक्रीज, SLR डिक्रीज्ड, कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज्ड। बात हो रहा है इन्फ्लेशन का, जहां पे इंक्रीज दिख रहा है उसी ऑप्शन को करेक्ट करना है। इन्फ्लेशन के समय मॉनेटरी पॉलिसी में पहले 5 मेथड में से कभी भी डिक्रीज नहीं आता है और डिफ्लेशन के समय कभी उसमें इंक्रीज नहीं आता है। तो अगर हम आप लोग को डेफिनेशन याद करवा दें और इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, डिस्कस द रोल ऑफ CRR इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, तो आप पहले CRR को डिफाइन करोगे फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में बता दोगे कि इंक्रीज ही होगा अगर इन्फ्लेशन है तो, थर्ड स्टेप में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखना है जो कि एक नोट्स बना हुआ है, आपको मिल जाएगा, उसको हम अभी समझाएंगे भी थोड़ी देर में। लेकिन इस बातों को पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि हम चाहे कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहे हो, इन्फ्लेशन है तो वहाँ इंक्रीज बोलेंगे, डिफ्लेशन है तो डिक्रीज बोलेंगे, सिर्फ एक जगह छोड़ करके, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऐसा नहीं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आ गया और सर ने तो सिखाया था कि इन्फ्लेशन है तो इंक्रीज, लिख देंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन विल बी इंक्रीज्ड, गलत हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको जब हम समझाएंगे तो डिस्कस करेंगे।
मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के बाद, मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे फिस्कल पॉलिसी टू चेक इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन या एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड। अभी हम आपको सिर्फ नेट इफेक्ट बता रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में एक एक पॉइंट आएगा, उसको लिखने का भी तरीका बताएंगे, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए कि पॉलिसी के अंदर हमें करना क्या है। तो फिस्कल पॉलिसी में आपको याद रखना है, फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होता है जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट लेती है। उसमें आएगा इंक्रीज इन टैक्स। एक्सेस डिमांड को अगर कंट्रोल करना है तो इंक्रीज इन टैक्स, डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन पब्लिक बोरोइंग। पहले पॉइंट्स याद होना चाहिए। डेफिशिएंट डिमांड में जस्ट अपोजिट, डिक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, और पब्लिक बोरोइंग के जगह एक वर्ड आ जाएगा पब्लिक लेंडिंग। पब्लिक लेंडिंग मीन्स पब्लिक को लोन देना, इजिली अवेलेबल कराना। देखिए, एक कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को याद रखना है, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो कंट्री का गवर्नमेंट हो, अगर उनको एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो एनी हाउ इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रोकना होगा, या पब्लिक से मनी खींचना होगा, रिड्यूस करना होगा। या तो गवर्नमेंट अपने हाथ में ले या आरबीआई अपने हाथ में ले। यही टारगेट सोच करके आंसर को लिखना है। मार्केट में मनी सप्लाई घटेगा, पब्लिक का परचेजिंग पावर डाउन होगा, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड को करना है तो मनी को अवेलेबल कराना होगा पब्लिक के पास। डेफिशिएंट डिमांड में मनी को अवेलेबल कराना होगा, मनी इंक्रीज करेगा, परचेजिंग पावर इंक्रीज करेगा, डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन करेक्ट होने लगेगा। अब हम एक एक करके मॉनेटरी पॉलिसी के हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ध्यान से सुनना है। जैसे देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कैश रिजर्व रेशियो। हर एक बच्चा डेफिनेशन अच्छे से याद करेगा। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश विच कॉमर्शियल बैंक हैज टू डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। एक नियम होता है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनको कुछ मिनिमम अमाउंट में पैसा, ये पैसा कितना है यह भी +2 तक जानना जरूरी नहीं है, कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा करके रखना होता है। सेंट्रल बैंक मतलब इंडिया के लिए आरबीआई, उसी को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। हम पहले बताए थे, कोई भी पॉइंट एक्सप्लेन करना है पहले डेफिनेशन लिख दीजिए, उसके बाद देखिए कि इन्फ्लेशन के सिचुएशन में क्या कीजिएगा। तो क्या बोले थे? इन्फ्लेशन के सिचुएशन में हर एक चीज को इंक्रीज करेंगे। सेंटेंस बना दीजिए, इन सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड आरबीआई इंक्रीज दी सीआरआर। ये भी सही हो गया। अब जरा हम आपको समझाना चाहते हैं कि सीआरआर इंक्रीज करने से एक्सेस डिमांड कैसे कंट्रोल होगा। मान लीजिए कि सर जो हैं वो आरबीआई हैं और बाकी जो बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चे कॉमर्शियल बैंक हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो जनरल पब्लिक हैं। जनरल पब्लिक को लोन लेना होता है तो आरबीआई पास जाएगा या कॉमर्शियल बैंक के पास? तो कॉमर्शियल बैंक के पास। सीआरआर का एक नियम होता है। सपोज आरबीआई ने पहले नियम रखा था कि सारे कॉमर्शियल बैंक 10 लाख रुपए सीआरआर मेंटेन करेंगे, यानी कि हर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को कितना कितना पैसा देके रखा है? 10-10 लाख रुपए। आरबीआई परेशान है, एक्सेस डिमांड ठीक नहीं हो रहा है। आरबीआई ने बोला कि चलो ये 10 लाख का जो कैश रिजर्व रेशियो था उसको बढ़ा के हम 40 लाख कर देंगे। जैसे ये नोटिस आएगा, जैसे ये रूल लगेगा, हर एक कॉमर्शियल बैंक का ड्यूटी होगा कि वो ऑलरेडी तो 10 लाख जमा किए हुए थे, अब 30-30 लाख रुपए और पैसा ले जाके कहाँ जमा करेंगे? आरबीआई को। जैसे कॉमर्शियल बैंक अपने पास से 30 लाख रुपए आरबीआई को जमा करेंगे तो उनका मार्केट में लोन देने के लिए पैसा कम पड़ जाएगा। जिनको उन्होंने पहले कुछ कमिटमेंट किया होगा कि हम इतना लोन दे सकते हैं, अब नहीं दे पाएंगे। वो बोलेंगे कि आरबीआई ने सीआरआर इंक्रीज कर दिया, हमारा कुछ पैसा वहां चला गया। जब कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देने से मना करेंगे तो क्या होगा?
मनी सप्लाई घटेगा, वही तो टारगेट था। मनी सप्लाई घट गया, एक्सेस डिमांड पे कंट्रोल हो जाएगा। कहानी है, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखना है। व्हेन CRR इज इंक्रीज देन कमर्शियल बैंक हैज टू डिपॉजिट एक्स्ट्रा मनी विथ RBI ड्यू टू दिस लोन प्रोवाइडिंग कैपेसिटी। हम बहुत इजी वर्ड लिखे हैं, लोन प्रोवाइडिंग कैपेसिटी। इसको अगर थोड़ा कोई टेक्निकल वर्ड लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है लेंडिंग कैपेसिटी। क्या लिख सकता है? लेंडिंग कैपेसिटी, LENDING। लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक डिक्रीज विच लीड्स टू डिक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और बस जैसे मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी हुआ डिक्रीज, लिख देना है एज ए रिजल्ट एक्सेस डिमांड गेट कंट्रोल। लेकिन यही उपाय हमको अगर डिफ्लेशन के समय यूज करना है, डेफिनेशन लिखेंगे, इन सिचुएशन ऑफ डिफिशिएंट डिमांड RBI विल डिक्रीज द CRR। अब CRR अगर डिक्रीज हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास उल्टा सेंट्रल बैंक के पास से कुछ पैसा जाएगा, तो कमर्शियल बैंक का लोन देने का कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो लोग मार्केट में और ज़्यादा लोन देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो डिफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाएगा। एकदम ध्यान से इसको करना है। अगला पॉइंट आएगा बैंक रेट, फिर डेफिनेशन और उसके बाद कंक्लूजन। डेफिनेशन अलग होगा, कंक्लूजन तो वही होगा। इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड बैंक रेट इज इंक्रीज, क्योंकि इन्फ्लेशन है तो सब कुछ इंक्रीज, डिफ्लेशन रहेगा सब कुछ डिक्रीज। बैंक रेट का डेफिनेशन देखिए, रेट एट विच कमर्शियल सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड बैंक रेट। ये डेफिनेशन के साथ जब आंसर को शुरू कीजिएगा तो इंप्रेशन अच्छा बनेगा। रेट एट विच कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन टू रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड फॉर लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड बैंक रेट। इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन RBI इंक्रीज द बैंक रेट। बात समझना है, बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक जब पब्लिक को लोन देता है तो वो भी इंटरेस्ट लेता है, तो उसको बैंक रेट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सोचिए, व्हेन बैंक रेट इज इंक्रीज्ड, ये जो हम अपवर्ड एरो लगाए हैं उसके जगह आपको इंक्रीज लिखना है, देन लोन बिकम कॉस्टली फॉर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को महंगा लोन मिल रहा है, तो कमर्शियल बैंक भी क्या करेगा, पब्लिक को जो लोन देता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो पब्लिक लोन कम लेगा, पब्लिक लोन कम लेगा, मनी सप्लाई घटेगा, मनी सप्लाई घटेगा तो अंत में लिख देना एज ए रिजल्ट एक्सेस डिमांड गेट कंट्रोल। जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ते तो लास्ट में स्वाहा बोलते हैं ना, तो अंत में यही बोलना है एज ए रिजल्ट एक्सेस डिमांड कंट्रोल, एज ए रिजल्ट डेफिसिट डिमांड गेट कंट्रोल, है ना, स्वाहा है वो। इन सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड बैंक रेट इज डिक्रीज, ठीक है। व्हेन बैंक रेट इज डिक्रीज तो लोन बिकम लेस कॉस्टली फॉर कमर्शियल बैंक, इसलिए वो लोग भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा देंगे, पब्लिक के लिए लोन सस्ता हो जाएगा, पब्लिक ज़्यादा लोन लेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, एज ए रिजल्ट डिफिसिट डिमांड गेट। रेपो रेट, सिर्फ डेफिनेशन चेंज करना है। रेपो रेट में सिर्फ डेफिनेशन चेंज करना है। इट इज डिफाइंड एज रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। ऑल एक्सप्लेनेशन इज सेम एज बैंक रेट। उसके बाद आपको सारा चीज इसी तरह से लिख देना है कि व्हेन रेपो रेट इज इंक्रीज, या इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड रेपो रेट इज इंक्रीज। व्हेन रेपो रेट इज इंक्रीज, सारा चीज वैसे ही लिखना है, जहां जहां वर्ड बैंक रेट आ रहा है वहां पे वर्ड आपको रेपो रेट यूज करना है। अगर फिर भी किसी को दिक्कत लगेगा कि ये इसको हम नहीं लिख पाए हैं, नहीं हो पाएगा, सर से एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम आपके लिए एक्सप्लेनेशन भेज देंगे। नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट। जैसे हम लोगों के पास एक्सेस पैसा होता है तो हम कमर्शियल बैंक में जमा करते हैं। क्यों जमा करते हैं? अच्छा लगता है जमा करने में, इसलिए नहीं, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना। घर में बेटा चुरा लेगा उसके लिए करते हैं, नहीं, इंटरेस्ट मिलता है इसलिए करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह कमर्शियल बैंक के पास भी जो एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वो RBI के पास डिपॉजिट कर देता है। जितना दिन डिपॉजिट रखता है उसके बदले उसको इंटरेस्ट मिलता है।
When commercial bank deposit surplus cash with RBI, then RBI provide them interest known as reverse repo rate. In situation of excess demand or inflation, reverse repo rate is increased. वो तो हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं, सबको इंक्रीज करना है. When reverse repo rate will be increased, then commercial bank deposit more cash with RBI. अब कॉमर्शियल बैंक सोचेगा पब्लिक को क्यों पैसा दें, आरबीआई ही बढ़िया इंटरेस्ट दे रहा है, तो अपना पैसा वहां रखेगा. इसके चलते उनके पास पब्लिक को लोन देने के लिए पैसा क्या होगा, घट जाएगा. और पब्लिक के पास लोन कम जाएगा तो मनी सप्लाई घटेगा और एक्सेस डिमांड गेट कंट्रोल. जस्ट अपोजिट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही चीज है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे. नेक्स्ट है यहाँ पे स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो. It refer to minimum percentage of net demand and time deposit to be kept by commercial bank with themselves. देखिए CRR में क्या होता था कि कॉमर्शियल बैंक को कुछ कैश RBI पास रखना होता था, लेकिन SLR में क्या होता है, RBI बोलती है कि कॉमर्शियल बैंक तुमको अपने पास भी कुछ नेट टाइम डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट को मेंटेन करना है. तो इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन SLR को क्या किया जाता है, अब जब ये इंक्रीज कर दिया जाएगा तो SLR के इंक्रीज होने से एबिलिटी ऑफ बैंक टू प्रोवाइड क्रेडिट विल डिक्रीज. लोन देने का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, दिस विल रिड्यूस द मनी सप्लाई, एज ए रिजल्ट एक्सेस डिमांड कंट्रोल. एक लास्ट पॉइंट बच गया जो हम आपको अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं. 5 मिनट में ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा. फिस्कल पॉलिसी के लिए हम थोड़ा अलग से क्लास डालेंगे. ओपन मार्केट ऑपरेशन अच्छे से डिफाइन करना है, बाकी सभी मेथड से थोड़ा सा अलग है ये ओपन मार्केट ऑपरेशन. इट रेफर टू ए बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू पब्लिक एंड कॉमर्शियल बैंक. इसमें सेंट्रल बैंक क्या करती है, पब्लिक को या कॉमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को या तो सेल करती है या तो परचेज करती है, डिपेंडिंग ऑन क्या करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है कि डिफ्लेशन को. तो याद रखना है, इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड आरबीआई विल सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी. वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करेगा, सेल करेगा. व्हेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज सोल्ड इन ओपन मार्केट बाय आरबीआई, देन इन ऑर्डर टू परचेज इट कॉमर्शियल बैंक हैव टू पे मनी टू आरबीआई. अब आरबीआई से खरीदना है तो पैसा तो देना होगा. अब कॉमर्शियल बैंक उसको खरीद रहा है और पैसा किसको दे रहा है, आरबीआई को. तो पैसा मार्केट में से कहाँ जा रहा है, आरबीआई के पास. इसके चलते कॉमर्शियल बैंक का क्या होगा, विल हैव लेस मनी टू प्रोवाइड लोन टू द पब्लिक, जिसके चलते मनी सप्लाई रिड्यूस होगा और एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा. अगर यही सिचुएशन हम डिफ्लेशन को करेक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ सेल करने के बदले क्या करेंगे, परचेज करेंगे. मान लो हम आरबीआई हैं, आप लोग कॉमर्शियल बैंक हो, आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, मार्केट में डिफिशिएंट डिमांड है, हमको मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना है, हम एक ऑफर लाएंगे, जो भी कॉमर्शियल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करना चाहता है आरबीआई को बेच दे. सारे गवर्नमेंट कॉमर्शियल बैंक अपना सिक्योरिटीज बेचने आएंगे तो उसके बदले उनको पैसा मिलेगा. उनको जो पैसा मिलेगा उससे वो पब्लिक को लोन देंगे, पब्लिक को लोन देंगे तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो हमारा डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाएगा. एकदम ध्यान रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी चाहे आपको इन्फ्लेशन का पूछे, एक्सेस डिमांड का पूछे, चाहे डिफ्लेशन का पूछे या डेफिशिएंट डिमांड का पूछे, दिमाग लगाना है. फर्स्ट इज डेफिनेशन, सेकंड इज कंक्लूजन कि इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज. तो इन्फ्लेशन में हमेशा इंक्रीज करेंगे, डिफ्लेशन में हमेशा डिक्रीज करेंगे. ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन्फ्लेशन में सेल करेंगे सिक्योरिटीज को, डिफ्लेशन में परचेज करेंगे. और एक्सप्लेनेशन नोट्स में लिखा हुआ है, बार बार वीडियो में उसको सुनिए, आपको याद हो जाएगा, समझ करके पेपर में लिख लीजिएगा. इसी तरह से है फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी ये क्लास थोड़ा सा आधे घंटे का हो गया, हम अभी तक 12 मिनट 20 मिनट का क्लास डाल रहे थे, इतना पहले फोकस कीजिए. हम फिस्कल पॉलिसी और सेंट्रल मनी एंड बैंकिंग, इसका क्लास एक साथ मिला करके कल डालते हैं. 4 क्लास हो चुका है. आज जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं 4 मार्क्स का है, कल जो हम बैंकिंग और मनी का डालेंगे वो 6 मार्क्स का हो जाएगा. 10 मार्क्स ये हो गया. गवर्नमेंट बजट भी 6 मार्क्स का है. 40 मार्क्स में से हमारा 16 मार्क्स का रिवीजन कल तक कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू.